हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। अधिवक्ताओं ने कर्पूरी फार्मूला लागू कराने के लिए की आवाज बुलंद। अखिल भारतीय जननायक कर्पूरी ठाकुर अधिवक्ता मंच के तत्वाधान में किया गया कार्यक्रम। जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर जुटे बड़ी संख्या में अधिवक्ता। गांधी पीस फाउंडेशन ITO दिल्ली में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे राजस्थान बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष व सदस्य राजेश पवार एडवोकेट तथा सफल संचालन किया अखिल भारतीय जननायक कर्पूरी ठाकुर अधिवक्ता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष गजेंद्र सिंह एडवोकेट ने। कार्यक्रम की अध्यक्षता की जाने माने समाज सेवी एडवोकेट पदम सिंह भूषण ने। इस अवसर पर रामशील शर्मा एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद, बाबूराम एडवोकेट गाजियाबाद, गौरव कुमार नंद एडवोकेट, अशोक वर्मा एडवोकेट अध्यक्ष सदर तहसील बार एसोसिएशन गाजियाबाद, संध्या शर्मा एडवोकेट सदस्य सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ, पवन वर्मा एडवोकेट, सीमा सेन एडवोकेट उत्तराखंड, गौरव सेन एडवोकेट, नवीन कुमार वर्मा एडवोकेट आदि अधिवक्ता गणों ने विचार साझा किए। दूसरे सत्र के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सदस्य व पूर्व सचिव एडवोकेट पीयूष गुप्ता और आम आदमी पार्टी महिला विंग की दिल्ली प्रदेश प्रभारी व पूर्व विधायक सरता सिंह ने कार्यक्रम में की शिरकत। उपस्थित अन्य महानुभावों में जाने माने समाज सेवी MK राजपूत, वरिष्ठ सपा नेता विनोद सविता, SBA के पूर्व अध्यक्ष साकिर हुसैन, अजय विक्टोरिया ने अपने अपने विचार किए साझा और भारत सरकार द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से नवाजने पर किया आभार व्यक्त। जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित विचार गोष्ठी एवं सम्मान समारोह में उमेश कुमार सिंह, राजीव रंजन, महेश सेन, मरीना, सुनील कुमार, मनोज कुमार, RK शौकिया, मनीष शौकिया, अमरपाल, सज्जन अग्रवाल, पंकज झा, मोहित समानिया, आकाश कश्यप, राजकुमार चौहान, सुरेंद्र पाल, शिव ठाकुर, दिनेश टंडन, शिवा कौशिक, सूरज सेन, कल्पित ठाकुर, शालिनी श्रीवास्तव, ललिता रानी, अंकित महेश्वरी, शोभा शर्मा, रेणु ठाकुर, प्रेरणा बब्बर, सुजल पांचाल, पुनीत वर्मा, रेणु, ललित गुप्ता, सोनी वर्मा, मनीषा रिचल समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता गणों, गणमान्य महानुभावों, सामाजिक कार्यकर्ताओं व लॉ स्टूडेंट ने हिस्सा लिया। देखिए कार्यक्रम की खास रिपोर्ट। ये जो कर्पूरी फार्मूला है, भारत रत्न से हमारा काम पूरा होने वाला नहीं है। जब तक कर्पूरी फार्मूला पूरे देश में लागू नहीं होगा तब तक हम IAS IPS और सर बड़े बड़े पदों पर नहीं रहेंगे। तो ये सारे लोग हम इस बात का संकल्प लेके खड़े होंगे कि जब तक कर्पूरी फार्मूला भारत देश में लागू नहीं होगा हम ये मांग उठाते रहेंगे और लड़ाई करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठेंगे। भारतीय लोकतंत्र में समानता एवं सामाजिक न्याय पर आधारित राजनीतिक आंदोलन के अग्रणी रहे तथा इनका योगदान इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए मैं समस्त भारत के सैन्य समाज के सभी सदस्यों को इस अभूतपूर्व
ऐसे समय पर जो भारत सरकार ने सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है, इस पर भारत सरकार का तथा अन्य सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। जिन्होंने हमारे परम आदरणीय समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया, इस गौरवशाली ऐतिहासिक क्षण की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को यह सम्मान उनकी जन्म शताब्दी पर समाज के इनमें सबसे अधिक परिश्रम अखिल भारतीय कर्पूरी ठाकुर अधिवक्ता मंच का माना जा रहा है, क्योंकि जब से ये अधिवक्ता मंच खड़ा हुआ तभी से ये अपनी मांग को पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाता रहा है। इन्होंने हर स्तर पर अपनी आवाज उठाई तथा बिहार और उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में भी, यहाँ तक कि देश के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के द्वारा भी ये आवाज लोकसभा में उठाई गई। ये इसी का परिणाम है। इसमें कोई शक नहीं है कि सभी संगठनों ने अपने अपने स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और इनको जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को ये सम्मान दिलाने में अपना अहम योगदान दिया। बिहार जैसा प्रदेश, सामंतवादी प्रदेश में दो बार मुख्यमंत्री होना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। इनके साथ में किस समाज से आए थे इसे जानना होगा। इनके पिताजी उसी काम को करते थे जो हमारा पुश्तैनी धंधा है। नाम था गोकुल ठाकुर, और जब इनका जन्म हुआ और ये पढ़ाई में गए और मिडिल की परीक्षा पास की, तो इनके पिताजी से रहा नहीं गया। उस गांव के जो बाबू साहब थे उनके पास जाकर के उन्होंने कहा कि बाबू साहब जो मुखिया थे, कर्पूरिया आज मिडिल पास हो गया और उधर से आदेश आया कि 2 कटोरा तेल ले आओ और 2 लठैतों को भेजा कि कर्पूरी को पकड़ कर ले आओ। और जब वो लठैत उनके घर पहुंचे तो मालूम हुआ कि कर्पूरी ठाकुर घर पर ही नहीं है। बताइए चला कि उनसे पहले दूसरा संदेश वाहक कर्पूरी ठाकुर साहब के पास पहुंचा और बताया कि यहाँ से निकलिए, अन्यथा आपकी पढ़ाई यहीं पर ठप हो जाएगी। और कर्पूरी ठाकुर तब तक नहीं लौटे जब तक वो पुनः विधायक नहीं हो गए। ऐसे थे कर्पूरी ठाकुर साहब। कर्पूरी ठाकुर साहब के यहाँ बहन की शादी पड़ी, बाबू साहब ने अपने घर के सामने चबूतरा बनवा दिया। इतना लंबा चबूतरा बनाया कि उधर से पैदल जाने का सिर्फ रास्ता था, साइकिल पर चढ़कर नहीं जा सकते थे। जब ये मुख्यमंत्री बने तब इनसे कहा लोगों ने कि इस चबूतरे को तोड़वा दीजिए। उन्होंने कहा तब क्या मेरी क्षमता थी कि मैं बाबू साहब का चबूतरा तोड़वा सकता, अगर नहीं थी तो आज मैं तोड़वाता हूँ। तो ये कहेगा समाज कि इनके हाथ में सत्ता का पावर आया है, इसलिए कर्पूरी ने इस चबूतरे को तोड़वा दिया। दोस्तों, उन्होंने चबूतरा नहीं तोड़वाया, इनके बहन की दोबारा शादी पड़ी, तब ये मुख्यमंत्री थे। और इनके पिताजी ने उस जमाने में ये चीनी जो मिलती है उसे परमिट पर मिलता था। एसडीएम या तहसीलदार साइन करता था, 35 किलो चीनी किसी भी कार्यक्रम के लिए मिला करती थी। कर्पूरी ठाकुर के पिताजी वहां जाकर के मुख्यमंत्री के पीरियड में 35 किलो चीनी का परमिट लेकर आए और उसमें बहन की शादी हुई। वहां के जो गवर्नर थे उन्होंने कहा ठाकुर साहब आपने मुझे कार्ड नहीं दिया, आपके बहन की शादी थी। कर्पूरी ठाकुर साहब ने उन्हें जवाब दिया कार्ड आपको तब देते जब कार्ड छपा होता, कार्ड ही नहीं छपा था। आज किसी एक जो आपका वार्ड का क्या कहते हैं उसको, वार्ड का कुछ जो सेलेक्ट हो जाता है सभासद, एक दिन चुनाव दूसरे दिन देखिए उसके पीछे पीछे 10 गाड़ी लग जाती है जो पैदल चलता है। कर्पूरी ठाकुर साहब इस स्थिति में 35 किलो चीनी, और उसके बाद फिर कहा कि भाई अगर आपका कार्ड नहीं छुपा था तो आप मुझे ऐसे बुला सकते थे, मैं आता हूं। उन्होंने कहा मैं आपको नहीं बुला सकता। पूछा क्यों? उन्होंने जवाब दिया कि अगर आप आते तो आपके व्यवस्था के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए शासन के धन का और बल का प्रयोग होता, जो मैं इस गरीब जनता का आपके ऊपर खर्चा नहीं कर सकता। ऐसे थे कर्पूरी ठाकुर।
बारे में जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी के पीरियड में ये ऐसे गायब हुए कि तब तक नहीं मिले जब तक इमरजेंसी गायब नहीं हुई। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पकड़ा न गया हो। नैनी की सेंट्रल जेल में जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों लोग वहां पर थे। मैं उस समय छोटा था, हाई स्कूल पास कर चुका था, और कर्पूरी ठाकुर को ढूंढती रह गई जनता, ढूंढती रह गई पुलिस, पूरा पुलिस फोर्स लगा दिया इंदिरा जी ने। कर्पूरी ठाकुर नहीं मिले। जिस दिन इमरजेंसी समाप्त हुई वहीं पटना में प्रकट हो गए। कर्पूरी ठाकुर साहब जब छात्र जीवन में थे, गांधी जी ने पटना के गांधी मैदान में सभा का आयोजन किया था। आजादी का आंदोलन चल रहा था। इन्हें 2 मिनट का समय मिला। कर्पूरी ठाकुर ने अपने भाषण में, उद्बोधन में कहा कि अब ये इस देश की जनसंख्या इतनी है, तब आबादी 35 करोड़ थी, आज 125 करोड़ है। भारत की आबादी इतनी है कि ये सब मिलकर एक बार फूंक दें तो पूरे अंग्रेज उसमें बह जाएंगे। उसके लिए उन्हें 5 रुपए का जुर्माना, 1 दिन की सजा मिली थी। कर्पूरी ठाकुर ऐसे थे। तो वहां बैठे हुए थे। एक व्यक्ति रिक्शे से आता है, रिक्शा खड़ा होता है, उसके उतरते ही सारे लोग दौड़ते हैं, रोड से लेकर के जाते हैं चेयर पर। जब वो बैठ जाता है व्यक्ति, तब सारे लोग बैठते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद, आधा पौन घंटा रहने के बाद उन्होंने कहा कि भाई राजकाज की बात है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, मुझे लौटना होगा, मुझे ट्रेन पकड़नी होगी। और जब वो आए तो उन्हें ला करके पुनः रिक्शे पर बैठाया गया। और जब वापस गए तो उसमें से एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई, ना तो देखने में व्यक्ति ऐसा लगता है कि बहुत कद्दावर व्यक्ति है, न इसका पोशाक इसकी ऐसी है जिसे देखकर ये कहा जाए कि ये बहुत बड़ा आदमी है, न ही इस व्यक्ति के बाल ऐसे हैं, न ही इसके जूते अच्छे हैं, न ही इसके कपड़े अच्छे हैं। फिर भी राजीव गांधी जैसा व्यक्ति उसके आने पर, आगमन पर खड़ा हो रहा है, तो ये कौन सा व्यक्ति है? राजीव गांधी ने जवाब दिया, आप लोगों को पता नहीं है, ये बिहार के मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं। ऐसे थे कर्पूरी ठाकुर साहब। भारत में अगर किसी को जननायक की उपाधि मिली है तो जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं। आज भी एक एमपी और एमएलए प्रयास कर रहा था, कई जगह लिखवाया जननायक फलाने। जननायक कह देने से कोई जननायक नहीं हो जाता। जननायक जो जनता का नायक हो सकता। हमारे बीच में जो आज के आयोजन करता है उनका मुख्य उद्देश्य, क्योंकि आज के हमारे महानायक हम सबके प्रेरणास्रोत श्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विषय में चर्चा का है, उनके शताब्दी वर्ष में बोलने का है। मैं भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित समस्त भारत सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अब तक इतनी सरकारें आई, इतने नेता आए, इतने मुख्यमंत्री आए, इतने प्रधानमंत्री आए, पर किसी ने हमारे जननायक के बारे में सोचा, तो वो भी धन्यवाद का पात्र है। मैं धन्यवाद करता हूं समस्त भारत सरकार को, क्योंकि आज इस सभागार में बैठे हैं, ये महापुरुषों का सभागार है। हमारे बीच में बापू, हमारे बीच महात्मा गांधी जी का सभागार है। महापुरुषों की तुलना मैं भगवान से करूं तो कम नहीं है, क्योंकि हम सब लोग को ये जागरूक करते हैं। तो हमारे समाज के लिए भी अगर हमारे कर्पूरी ठाकुर जी ने ये बीड़ा उठाया था, हम लोगों को प्रेरित किया था, तो मैं मानता हूं कि वो हमारे लिए महापुरुष नहीं, साथ साथ भगवान का भी स्वरूप थे। उनके विषय में मैं कुछ बोलूं इस मंच पे, क्योंकि हमसे पूर्व जो है वक्ता बोल चुके हैं, इतना अच्छा बोला उन्होंने, और पौराणिक के समय के ही हैं। अगर मैं उनके बारे में उनकी बात को आगे बढ़ाऊं तो सूरज को दिया दिखाना होगा। इतना सब कुछ ज्ञान आप लोगों से हमें यहाँ मिला उनके बारे में। वाकई में साधारण नेता थे बिल्कुल, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी को किसानों का मसीहा कहा जाता है, किसी को धरती पुत्र कहा जाता है, और अगर किसी को जननायक कहा जाता है, जननायक मीन्स जनता का ऊपर राज करने वाला नहीं, जनता की आवाज को उठाने वाला, तो वो हिंदुस्तान में एक ही शख्स है, जननायक हमारे कर्पूरी ठाकुर जी। तो जननायक की उपाधि बिल्कुल उन्हीं के नाम से है। आज उस वर्ड को कोई भी यूज कर ले, लेकिन जहां जहां जननायक का नाम आएगा वहां हमारे बीच में कर्पूरी ठाकुर जी का नाम जरूर आएगा। साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि आज के आयोजन का दूसरा मुद्दा ये भी था कि हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं, अपने इस मंच को कैसे आगे ले जाएं। मैं समझता हूं कि अधिवक्ता मंच है, हमारे प्रेरणा स्रोत भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से
जितनी भी बारें हमारे दिल्ली के अंदर, गाजियाबाद के अंदर, यूपी के अंदर या अन्य प्रदेशों के अंदर हैं, समझता हूं कि सभी के वहां पर अपने समाज के कोई ना कोई अधिवक्ता जरूर होंगे, जुडिशरी में भी होंगे, एडवोकेट्स में भी होंगे, अन्य कार्य में भी होंगे जो बार या कोर्ट से रिलेटिव हैं। तो उन सबको लेकर धार्मिक कई ग्रुप बने भी हुए हैं, पर एक ग्रुप इस नाम से जो बने उनका मेन लक्ष्य ये हो कि हम बीच बीच में कोशिश करें कि अगर इस तरह मिलकर नहीं कर सकते तो पर्सनल तौर पे हम मीटिंग आयोजित करें, और हो सके तो जिस बार के अंदर हमारी संख्या बढ़ रही है उस बार के अंदर हम मासिक रूप से या तिमाही रूप से वर्ष के अंदर एक आयोजन इस तरह का करें। और केवल आयोजन करना, किसी के बारे में बताना या अपना परिचय देना किसी के बारे में बताना नहीं है। बिल्कुल अब नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, एक क्लिक कीजिए सब कुछ सामने खुल के आ जाएगा। अब कार्य करने का समय है कि हम मैनुअली क्या करें। जो हिस्ट्री थी उन्होंने हमें प्रेरित किया, हमारे आइकॉन बने वो बिल्कुल, लेकिन उसको अब आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे अब नए नए, जैसे बहन संध्या ने कहा, बिल्कुल मैं उनकी बात पे मैं भी भावुक हो गया कि जिस तरह लड़ी है वहां पर, जिस तरह ये वहां जीती है, इन्होंने एक मैसेज दिया है। इस तरह के मैसेज युवा पीढ़ी दे हमारी। मैं भी जिस बार से प्रेसिडेंट बना, मैं वहां की बात करूं तो वहां मेरे समाज के मात्र 5 आदमी थे और रिकॉर्ड सबसे ज्यादा वोटों से जीता, पूर्व 8 अध्यक्षों को हराया। वहां के बड़े बड़े जो अपने आप में वक्ता बनते थे उनकी बोलती बंद करी, और इसका श्रेय मैं अपने ऊपर नहीं लूंगा, मैं अपने माँ बापों के ऊपर और ऐसे प्रेरणा स्रोत के ऊपर लूंगा जिनके आज शताब्दी में हम लोग बैठे हुए हैं। उन लोगों से प्रेरित होकर हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और शुरुआत उन्होंने की। अब इसको आगे बढ़ाना है, हम सबके द्वारा मिलकर बढ़ाना है, और ये कैसे बढ़ाना है इसके लिए हमारे बीच में गुरुवर बैठे हुए हैं, ये इनसे हम संरक्षक के रूप में अपनी किसी बात को रख सकते हैं। बाकी समाज, बिल्कुल समाज के सिवा होना चाहिए, लेकिन समाज इस धरती पे सबसे मजबूत कोई है तो वो अधिवक्ता समाज है। और उस अधिवक्ता समाज के मेरे बीच वरिष्ठ और कनिष्ठ और गुरुजन अधिवक्तागण यहाँ बैठे हुए हैं। धरती का कोई भी आंदोलन या कोई भी राजनीति ऐसे नहीं है जो बिना अधिवक्ता समाज के पूरा हुआ हो। सोनी वर्मा जी आएंगे और सूक्ष्म में अपने विचार रखेंगे। मैं सोनी वर्मा एडवोकेट मथुरा से। आप सभी मंच पे बैठे हुए सभी को मेरे सादर प्रणाम और सभागार में सभी उपस्थित मेरे अधिवक्तागणों को, बहनों को नमस्कार। मेरे पापा अशोक कुमार एडवोकेट मथुरा में समाज में सन 85 से लगे हुए हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं समाज को जागरूक करने में। उन्होंने बचपन से ये सिखाया है कि बेटा समाज में अगर कोई पूछे कि कास्ट क्या है, खुल के बताना कि हम नाई हैं, बिल्कुल छुपाना नहीं है किसी से भी। तो मेरे अंदर वही है कि अगर कोई पूछे कि हम किस समाज से हैं तो आप बताना है कि हम नाई समाज से हैं। और अब तो इतना मतलब इतना सम्मान होता है कि हम कहते हैं कि हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की कास्ट से आते हैं। जब उनको भारत रत्न की घोषणा हुई, हमने टीवी पर देखा तो यकीन मानिए आंखों में इतने आंसू थे कि हम जितने प्रयास कर रहे थे, अब तक भारत रत्न की मांग कर रहे थे, वो अब जाकर पूरी हुई है। अब इतना गर्व का विषय रहा हमारे लिए। मैं बस इतना ही कहूंगी कि अब हम समाज में हमें लगे रहना है और जितना हम शिक्षित हो सकते हैं उतना शिक्षित होइए, आगे बढ़िए, लगातार प्रयास करते रहिए अपने समाज को जागरूक करने में। और मैं प्रणाम करूंगी सर गजेंद्र सिंह और राजकुमार सर का, उन्होंने यहाँ मुझे बुलाया और यहाँ का इन्वाइट करके मेरे को इस सभा का सदस्य बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे राष्ट्रीय महासचिव नवीन वर्मा जी, जो आगरा की धरती से चलकर यहाँ पे आए। मंच पर आसीन आज की इस सभा का, समारोह का जो अध्यक्षता कर रहे हैं, एवं राजेश पवार जी जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, सीमा सेन जी, संध्या शर्मा जी, बाबूलाल जी और राम सिंह शर्मा जी, और जिसका नाम मैं भूल से रह गया हो, उन सबको प्रणाम करते हुए, सम्मान देते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं। एक बार मैं चूंकि आगरा से आया हूं तो मैं बलकेश्वर में आगरा में रहता हूं, वहां मेरे स्वजाति बंधुओं का एक विद्यालय था, उसका उद्घाटन होना था। सन 1982 की बात है। कर्पूरी जी को बुलाया गया था, वो आए थे और सब लोगों ने उनको माला पहनाई। मैं भी एक युवा था,
कोई 18 या 19 साल का मैं उस समय रहा हूँगा, मैंने भी माला पहनाई। तो जब मेरी बारी आई तो उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा। मैं इस बात को यहाँ उजागर करना चाहता हूँ कि वो इतने सरल और सहज प्रवृत्ति के थे कि आज तो कोई राजनेता ना उन जैसा हो सकता है और ना ही होगा। उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के बताया कि जो मेरे साथ जो आए हैं, जिन्हें मैं ड्राइवर समझ रहा था, वो आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत विपक्ष की है, शरद यादव जी। उन्होंने कहा इनको भी माला पहनाओ, ये मेरे ड्राइवर नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये भी एक नेता है। तब उस समय वो 34 या हो सकता है 40 साल के रहे हो। ऐसे नेता जो दूसरों को सम्मान दिलाते हैं, ऐसा नेता होना बहुत मुश्किल है। नमस्कार सम्मानित मंच, भाइयों और बहनों, आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया अखिल भारतीय भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर अधिवक्ता मंच के तत्वाधान में उद्देश्य दो थे कि एक, जो तत्कालीन सरकार ने ये सम्मान दिया है उनका धन्यवाद किया जाए, उनकी स्तुति की जाए, और दूसरा प्रेरणा ली जाए कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन से कि जो अगली पीढ़ी है, आगामी पीढ़ी है, उसके अंदर नेतृत्व कैसे आ सकता है। सम्मानित मंच पर जितने भी मेरे वरिष्ठ गुरुजन बैठे हुए हैं, ये अपने आप में बाबूराम जी ने अपने एग्जाम्पल्स आपको बताया कि कब उन्होंने 84 में चुनाव लड़ा, तो अपने आप में एक ये प्रेरणा है कि आज बहन संध्या ने जो प्रयास किया और उसमें सफलता प्राप्त की, उसके लिए ऐसे बहुत सारे प्रेरणा स्रोत मिलते रहे। आगे भी हमारी यही आशा रहेगी। मेरे वरिष्ठ गजेंद्र जी के प्रेरणा से वो मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि आगामी जो शादरा बार एसोसिएशन का चुनाव है, मैं उसके अंदर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करूं, आप लोगों का एक चेहरा बनकर, आपका एक प्रतिनिधि बनकर। और आज के कार्यक्रम में हमने इसको दो हिस्सों में बांटा है राजेश जी, कि पहले स्वजाति बंधु जितने भी हमारे न्यायिक क्षेत्र से आते हैं, चाहे वो अधिवक्ता हैं या अन्य नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, बाकी लोग हैं, वो इकट्ठे हों और एक मत बनाए किसी विषय पर, जिससे हम जब सर्व जाति की बात करें, जो अगला हमारा सेकंड सेशन के अंदर जो प्रोग्राम है, इसमें एक बहुत सुंदर बात निकल कर आई जो उमेंद्र जी ने कहा कि उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी ने कभी जात की राजनीति नहीं की, क्योंकि जात की राजनीति करना संभव ही नहीं। उन्होंने जमात की राजनीति की, और आज हम सारे भाई इकट्ठा होकर, सारी भाई बहन इकट्ठा होकर इस बात पर किसी निर्णय पर पहुंचे कि अगर हमें जमात की राजनीति करनी है तो उसके लिए क्या हमारी रूपरेखा होगी, क्या दिशा होगी। अभी हाल ही में जैसा गजेंद्र जी ने बताया, शाहदरा जिला की लीगल सेल का मुझे कार्यभार दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उद्देश्य यही है, और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये मैंने मांगा नहीं मुझसे पदभार, उनकी तरफ से हमारे जिला अध्यक्ष जी ने उन्होंने खुद फोन करके कहा पवन जी आप ये काम संभालो, तो उन्होंने मेरी वर्किंग देखी, मेरा काम देखा, और काम बोलता है तो उन्होंने आगे मुझे जिम्मेदारी दी। आपको तो जगह ही नहीं, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, आप लड़ रहे हो इलेक्शन। 119 कैंडिडेट्स जो थे उसमें सबसे छोटी उम्र की और अपने नाई समाज की एकमात्र महिला मैं इलेक्शन लड़ रही थी, और मैंने इन सब बातों को इग्नोर करते हुए, लोग पीसते थे रोज कि आप नाई हो, जब जानते हैं कि मैं नाई हूँ तो मेरे सामने ही कहते थे अरे वो नौवा क्या करेगा। जब ऐसे शब्द सुनती थी अपमानजनक, तो मैं कहती थी इनकी बातों को तो मैं एक दिन तोड़ के रखूंगी। और मैंने इतना प्रयास किया, इलेक्शन लड़ी, 119 जो भी कैंडिडेट थे, अध्यक्ष जो थे उनसे भी ज्यादा वोट मुझे प्राप्त हुए। और ये वही कचहरी है, जब आप कुछ गलत करेंगे तो आपको 100 बार कहेगी, आप सही करेंगे तब भी 100 बार कहेगी, लेकिन आपको सराहेगी, आपका काश नहीं देखेगी, आपकी मेहनत देखेगी। मैं बस यही चाहती हूँ कि हमारे समाज में जितने भी लोग हैं वो खुलकर सामने आए, ओपन हो कि हाँ मैं नाई जाती हूँ। जैसे एससी का व्यक्ति कहता है
को देवता मानते हैं उसी प्रकार हमें भी अपने कपूरी जी को देवता मानना चाहिए। जैसे उन्होंने बुक लिखी, किताब लिखी, संविधान लिखा, उनका वो सब अनुसरण पालन करते हैं, पूरा हमारा भारत देश करता है। तो उसी तरह हमें भी अपने कपूरी जी के मार्गदर्शन पे चलना चाहिए। और उन्होंने जो भी बातें कही हैं पिछड़े लोगों व्यक्तियों के लिए, उन्होंने इतना प्रयास किया, आज वो मुख्यमंत्री पद पर हैं। अगर हम लोग अभी नहीं आगे बढ़ते हैं या अपने समाज को आगे नहीं करते हैं तो एकमात्र अपने नाई समाज में कपूरी जी ही रह जाएंगे जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है। इसके आगे मुझे नहीं लगता कि हमारे समाज में किसी को कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या को देखकर लग रहा है कोई जैसे जागृत ही नहीं है। जागृत ही होना भी जरूरी है, क्योंकि जब हम जागृत ही नहीं होंगे कि हमारी संख्या क्या है, सबको एकजुट हमें होना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा कि हमारी जनसंख्या क्या है और हम क्या कर सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मंच पर अगर आपको आकर सम्मान मिलता है, भेजकर सम्मान मिलता है, बैठकर सम्मान मिलता है, ये तो सौभाग्य की बात है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आप अपने समाज को जितना लेवल बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइए, जितना पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को उतना पढ़ाइए। जितना पढ़ाएंगे, जितना एजुकेशन बच्चों को मिलेगा, उतना वो आगे बढ़ेगा कि हमें सच में इस समाज में अपने कास्ट के लिए आगे बढ़ना है, मानव जाति के लिए आगे बढ़ते बढ़ते अपने समाज के लिए भी आगे बढ़ना है। एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी कि राजनीति में सबको इंटरेस्ट रखना चाहिए। जिसने राजनीति नहीं की उसने जीवन नहीं जिया, इसलिए राजनीति भी जरूरी है कपूरी ठाकुर जी की तरह। इसलिए आप सभी से मैं धन्यवाद करती हूँ, आप सभी का इतना सहयोग और समर्थन के लिए। मैं आमंत्रित करूंगा तहसील बार एसोसिएशन गाजियाबाद के अध्यक्ष अशोक वर्मा जी से। धन्यवाद गजेंद्र जी। सर्वप्रथम मंच पर विराजमान मेरे गुरुजन श्री राजेश पवार जी, रामशील जी, पद्म भूषण जी, सीमा जी और हमारे गाजियाबाद बार के वरिष्ठ अधिवक्ता व बहुत वरिष्ठ वक्ता भी श्री बाबूराम जी और मेरे से पूर्व जिन्होंने संबोधन किया छोटी बहन संध्या शर्मा जी। आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं जिस मंच पर, उस मंच के आयोजनकर्ता बड़े भाई श्री गजेंद्र सिंह जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अभी तक उनका नाम किसी के द्वारा आया नहीं। आज के वो आयोजक हैं और अखिल भारतीय भारत रत्न जन नायक श्री कपूरी ठाकुर जी के जो आज अधिवक्ता मंच में आयोजन हुआ है उसमें उनकी श्रेष्ठ भूमिका रही। हम लोग की संख्या के बारे में भी बहन ने जिक्र किया था, बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ संख्या कम हमें लग रही है और शुरुआत हमेशा सिंगल से होती है और सिंगल से डबल ट्रिपल हम जितना उसका आगे प्रचार करेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि यह अधिवक्ताओं का मंच है, एक आम जनरल सभा नहीं है। तो मैं समझता हूँ अधिवक्ता इस समाज का बुद्धिजीवी है। हमारा समाज इतना कमजोर नहीं है कि किसी के आगे हमें झुकना पड़े, लेकिन बाकी समाज के सभी लोग हमारे समाज के सदस्य के आगे झुकते हैं और हम उसकी मसलाई करके उसको वापस भेजते हैं। ये हमारी समाज की ताकत है। हमारा समाज बहुत मजबूत है और मैं गजेंद्र सिंह जी का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने सभी को यहाँ बुलाया है। आप एक प्रेरणा लीजिए कि कोई इतना दूर फंक्शन करता है दिल्ली के अंदर, इतने दूर दूर से लोग आते हैं और हमें कुछ सीख के जाना होगा कि आज अगर यहाँ 70 जने इकट्ठे हुए तो अगले प्रोग्राम में 140 होने चाहिए। अगर 140 के बाद में अगर 280 इकट्ठे होंगे, ये हमारी समाज की मजबूती है। और हमारे समाज में अगर नशा मुक्ति जो बनाना है हमें, तो बच्चों को नशे से दूर रखना होगा। ये सबसे बहुत बड़ी है। हमारा समाज नशा बहुत ज्यादा कर रहा है। ये चीजें, छोटी छोटी चीजें हमारे बच्चों को एक अच्छे संस्कार दिखाने होंगे, पुराने बुजुर्गों के पास में उनको बैठाने होंगे, मोबाइल से दूर रखना होगा। हमारे
अधिवक्ता गण भी सभी आए हुए हैं। मजबूत के लिए सर हमें मजबूत होना पड़ेगा। हम मजबूत नहीं होंगे तो कोई मजबूत नहीं होने देगा। कोई भी बंदा अगर चुनाव फाइट करता है, मैडम ने कहा मैंने चुनाव फाइट किया, तो भले हमारे समाज के उस क्षेत्र से 5 वोट हैं, लेकिन उस ढोलकी के अंदर हमारे 5 वोट जाने चाहिए ताकि दूसरे समाज के व्यक्ति को पता चले मेरे समाज के 5 वोट हैं। हम अन्य समाज को वोट दे देते हैं तो हमारे समाज के अंदर ढोलकी में एक ही वोट रहता है जो चुनाव फाइट करता है। तो ये चीजें हम लोगों को देखना होगा। धन्यवाद करूंगा मैं आए हुए सभी का बहुत बहुत। बोलो यहाँ मंच पर उपस्थित सम्मानित अतिथिगण और इस सभागार में उपस्थित मेरे समाज के सभी अधिवक्ता भाइयों एवं बहनों, मातृशक्ति एवं बच्चों, आज अखिल भारतीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अधिवक्ता मंच के सानिध्य में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आयोजनकर्ताओं को मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद कि उन्होंने एक प्रयास किया और भारत की राजधानी दिल्ली में इस कार्यक्रम को करके ये प्रयत्न किया गया कि समाज के जुडिशियल सेक्टर में, लॉ फ्रेटर्निटी में काम करने वाले अधिवक्ता बंधुओं को एक मंच पर लाया जाए और अपने विचार साझा किए जाएं। ये प्रयास सराहनीय है। कैसे अच्छी तरीके से बनाया जा सके, इसके लिए मैं कुछ सुझाव दूंगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या कम्युनिटी टीम तभी सफल हो सकती है जब उसमें ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के बेसिक गुण जो है वो इनबिल्ट हों। संगठन तभी मजबूत बनेगा जब हम अपने जैसे लोगों को उसमें जोड़ के उनके विचारों को शेयर करें, साझा करें और उस संगठन की प्रगति के लिए गहन और गूढ़ विचार करें। आज जो प्रयास किया गया है उस प्रयास में अभी और जरूरत है। भविष्य में जब भी ऐसे कार्यक्रम हो समाज के अधिवक्ताओं को जोड़ने के लिए, तो उस स्थिति में जैसा पूर्व के वक्ताओं ने भी बोला था कि संगठन का बेसिक रिक्वायरमेंट है कि संगठन को बनाने के बारे में एक विचार उत्पन्न करता है, तो उस व्यक्ति के साथ में 5 आदमी जुड़ेंगे। 5 आदमी जुड़ेंगे तो 5 से 10 होंगे, 10 से 20, 40, 50, 100 या उससे ज्यादा। तो हमें समाज के जितने भी अधिवक्ता बंधु हैं, भारत की राजधानी में सुप्रीम कोर्ट में भी होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और तहसील लेवल पे भी होंगे, तो उन सबको एक मंच पे लाने के लिए पहले लोकल स्तर पे प्रयास करना चाहिए और हर एक पे जिम्मेदारी देनी चाहिए कि आप 5 व्यक्ति लेके ही आएंगे। आज हमारा कार्यक्रम में हम बैठ के 2 घंटे डिस्कशन करेंगे, लॉ टॉपिक्स पे कर सकते हैं, समाज के बेटरमेंट के लिए कर सकते हैं, तो उसमें आप अपनी तरफ से 5 वकीलों को लेके ही आएंगे। उसमें एरिया वाइज डिवीजन हो कि आप साकेत में रहते हैं तो वहां से 5 वकील आने चाहिए, कोई गड़कड़डुमा में है तो वहां से आने चाहिए, रोहिणी में है तो वहां से आने चाहिए, या पटेला कोर्ट में, पटेल हाउस में, 30,000 एरिया में। तो ऐसे वर्क का डिवीजन करके और उनको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी उस संगठन में देनी पड़ेगी। जैसे मंच में अध्यक्ष भी होंगे, उपाध्यक्ष, सचिव और ट्रेजरर, दूसरे पोस्ट भी होंगे, तो इसको डिसेंट्रलाइज करके उनको पावर्स देने पड़ेंगे कुछ संगठन को चलाने के लिए। पावर कोई राजनीतिक संगठन है नहीं, कोई इसमें आमदनी होनी नहीं है, कंट्रीब्यूशन करना है, सेवा भावना से जुड़ के कंट्रीब्यूट करना है। कंट्रीब्यूट किसके लिए करना है? कोई इंडिविजुअल नहीं, सोसाइटी की यूनिटी के लिए, कम्युनिटी की यूनिटी के लिए। तो मेरा इस अधिवक्ता मंच को ये सुझाव रहेगा कि भविष्य में इस संगठन को मजबूत करने के लिए जो संगठन की कार्य शक्तियां हैं
कुछ लोगों में नहीं होके उसका डिवीजन किया जाए और रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, और जिनको जोड़े उनको ये कहें कि आपको ये एजुकेशन नहीं करना चाहिए कि आप नाई समाज से संबंधित हैं। मैं समझता हूँ ये बात अब बहुत पुरानी हो चुकी है। पुराने जमाने में एक बात होती थी कि समाज को ज़्यादा जो ऑनर मिलना चाहिए था वो कभी शायद नहीं मिल पाया होगा। उसमें मेरे पूर्वज जो थे उन्होंने भी काफ़ी कुछ भुगता होगा, आपके भी भुगता होगा। लेकिन अब जमाना बदल गया है, एजुकेशन का जमाना है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे घर में कोई संतान है तो उसको मैं बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए अपने प्रयास करूं और संतान को भी मोटिवेट करें कि भाई वो पढ़ लिख के एक प्लेस समाज में अपना बनाए। सर्वप्रथम मैं सभी को नमन करता हूं और आप सबका इसलिए आभार प्रकट करता हूं कि आपके अंदर अपने समाज की तरक्की उन्नति के लिए जो भाव हैं उन भावनाओं की पूर्ति करने के लिए आप अपने घरों से निकलकर समय देकर ऐसा कर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। मनुष्य के आदरणीय मंच, मेरे सभी साथियों, जैसा ये आज जिस सभा का आयोजन हमारे भाई गजेंद्र बाबू ने करा है, मैं इनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूं, इसलिए कि जिस समाज में मैं लंबे समय से देख रहा हूं द्वेष बहुत अधिक है आपस में और अपनायन बहुत कम है, उस समाज को संगठित करने का काम जो व्यक्ति कर रहा है वो अपने आप में एक बहुत जबरदस्त काम है। इस काम में ये तो निश्चित सी बात है कि रुकावटें और बाधाएं तो आती ही हैं, लेकिन हमें आसामान और धैर्यवान होना चाहिए, सफलता जरूर मिलती है। जैसा कि कर्पूरी ठाकुर ने लंबे अरसे से जो काम करा, आज जब लोगों को संभावनाएं भी समाप्त हो चुकी थी, उस समय वो उपाधि प्राप्त हुई, वो सम्मान प्राप्त हुआ। उनकी मृत्यु के 36 साल बाद भारत रत्न और वो उपाधि जो हिंदुस्तान के सबसे बड़ी उपाधि है वो उन्हें मिली। अब ये मेरे समाज की कीमत है कि जो लोग मुंह छिपा कर सिर झुका कर रह रहे हैं, यानी कि मेरी जाति के लोग अपनी जाति छुपा कर, और कमजोर व्यक्ति जो होता है वो सिर झुका कर, यानी कि जो उसके ऊपर जुल्म और अत्याचार होते हैं उनका मुकाबला करने के बजाय सिर झुका कर सहन कर लेता है। अब ये उन्हें सोचना है कि इस भारत रत्न की उपाधि का लाभ समाज के उत्थान के लिए, तरक्की के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए और हमें अपना हक प्राप्त करने के लिए क्या करना